हरिओम। आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। मैं भोराराम सेजू जो आज अपन कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान में आज अपन टॉपिक देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस प्रकार हमारे देश में निर्वाचित होता है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। उसके बारे में यदि आप जान गए तो इसका मतलब आप राष्ट्रपति जो है उसकी शक्तियां हैं, निर्वाचन प्रक्रिया है, वो आप अच्छे से समझ जाना चाहिए। इसलिए आप पहले ये देखना चाहते हैं कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? अपन देखते हैं कि हमारा संविधान, ऐसा माना जाता है कि हमारा संविधान अलग अलग देशों की अवधारणाओं के आधार पर हमारा संविधान जोड़े गए। उसी में से एक है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में जिसमें ये व्यवस्था हमारे ब्रिटेन देश से ये अवधारणा हमारे संविधान में जोड़ी गई। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये अपन ये पता चल गया किस देश से है? ब्रिटेन से। किस देश से प्रेरणा से हमारा संविधान जोड़ा गया? ब्रिटेन। जो ब्रिटेन के शासन व्यवस्था है उसी प्रकार का हमारे देश का शासन व्यवस्था। अब है क्या ये संसदीय शासन व्यवस्था? उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि सरकार के अंग क्या है? सरकार के अंग। सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारे देश में जो सरकार है वो सरकार की 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हमारे देश में तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। जो हमारे देश में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, जो ये कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका की पत्नी क्या होती है? उत्तरदायी। क्या होती है? उत्तरदायी। मतलब व्यवस्थापिका में से के ही सदस्य में से ही कार्यपालिका में चुने जाते हैं। और कार्यपालिका के वो जो सदस्य होते हैं जिसमें प्रमुख शब्द देखा जाता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये प्रमुख रूप से देखा जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये प्रमुख रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? व्यवस्थापिका के प्रति। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, इस प्रकार जो व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका निर्भर करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर करते हैं। और इस प्रकार की ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या कहलाती है? संसदीय शासन व्यवस्था, जैसे आप कहते हैं संस्थात्मक व्यवस्था भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संस्थात्मक व्यवस्था। अब जिसमें संस्थात्मक व्यवस्था में मुख्य कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्र संवैधानिक दृष्टि से देखा जाता है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मुख्य कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है मुख्य? राष्ट्रपति। कैसे? संवैधानिक दृष्टि से। कैसे देखा जाए? संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो मुख्य कौन होता है? राष्ट्रपति। संसदीय शासन व्यवस्था में देखा जाता है कि जो मुख्य होता है, जैसे राष्ट्रपति है, राजा है या रानी है, ये क्या होते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था में प्रमुख होते हैं। ये सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। क्या होते हैं? नाम मात्र। ये ध्यान रखना। ये सभी क्या होते हैं? राष्ट्रपति है, राजा है, रानी है, ये नाम मात्र होते हैं। वास्तविक रूप से कौन होता है? वास्तविक रूप से जो मुख्य होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। तो ध्यान रखना, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में प्रमुख रूप से मुख्य कौन होता है? संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक रूप से कौन होता है? प्रधानमंत्री।
इसलिए अपन कह सकते हैं सत्तात्मक व्यवस्था किसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो किसकी होती है? प्रधानमंत्री। इसी प्रकार अपन देखा जाए ब्रिटेन में संस्थात्मक व्यवस्था है, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखा जाए तो अमेरिका में कैसी व्यवस्था है? अधिशात्मक शासन। कैसी है? अधिशात्मक। जैसे यहाँ पर क्या होता है? व्यवस्थापिका कार्यपालिका क्या होती है? वहां पर, ठीक है, सॉरी, ये क्या होती है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर, वहां पर इस प्रकार, वहां से भी स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था अधिशात्मक। वहां पर प्रमुख रूप से राष्ट्रपति मुख्य होता है, वास्तविक रूप से भी ये देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन होता है? प्रधानमंत्री देखा। इस प्रकार की व्यवस्था संस्था। तो हमारे देश में हम अब जो पढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था में, जो राजनीतिक विषय है, इससे संबंधित ये टॉपिक है, राष्ट्रपति है। इसमें जिन्होंने संस्थात्मक शासन व्यवस्था का मतलब समझ गए, तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान रखना, हमारे देश में संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, जो वो किस देश से ले रखी है? ब्रिटेन से। तो उसके बाद में अब संस्थात्मक व्यवस्था हम देखते हैं, ठीक है। मुख्य कौन होता है? राष्ट्रपति। अब हम जो चर्चा करेंगे इस राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद, कुल अनुच्छेद 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद हैं? 395। 395 अनुच्छेद में से राष्ट्रपति पद का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन। कौन से भाग में? हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। 22 में से कौन से भाग में इसका वर्णन है? भाग 5 में। कौन से भाग में है? भाग 5 में इसका वर्णन, ठीक है। तो अब इसमें अपन देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अब राष्ट्रपति क्या है? सबसे पहले अपन राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा, कौन से अनुच्छेद में कहां से कहां तक इसका वर्णन है, एक थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके बारे में आप ध्यान रखना। इसका नाम है पकानी कोका तयो दसम। पकानी कोका तयो दसम। प का मतलब होता है पद, क का मतलब होता है कार्यपालिका का प्रधान, ठीक है। नी का मतलब होता है निर्वाचन, ठीक है। क का मतलब होता है कार्यकाल, को का मतलब होता है कोटा, ट का मतलब होता है जिसमें अपन कहते हैं तथ्य, ठीक है। यो का मतलब होता है योग्यता, यह है दयोदशम, ठीक है, जिसमें अपन आते हैं दशा, क्या बोल सकते हैं? दशा। द का मतलब पकाने को, दो का मतलब दशा, यो का मतलब योग्यता, दशम, ठीक है। इस स का मतलब सत्य, ठीक है। ये म का मतलब महाअभियोग, ठीक है। इसके बारे में बताइए। अब देखो ये प का मतलब पद कौन से अनुच्छेद में? 52 में, ये 53 में, ये 54 में, ये 55 में, ये 56 में, ठीक है। ये 57 में, और ये 58 में, और ये और है 59, और ये 60, और ये 61, ठीक है। इस प्रकार ये बताया गया, ठीक है। ये बिंदु याद रखना है। पकाने को का प्रयोग दशम। तो ये है इसका याद करने का सीरियल है। और ऊपर सबसे पहले अपन जानते हैं योग्यता के बारे में। योग्यता,
अब योग्यता में अपन देखते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहले क्या हो, वो भारत का नागरिक, मतलब यदि राष्ट्रपति बनना है तो सबसे पहले जरूरी है कि वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ऐसे नहीं वो पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का, भले ही हमारे यहाँ रहते हैं, जब तक उन्हें नागरिकता नहीं मिल जाती है तब तक हमारी सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं का वो लाभ नहीं उठा सकता है। ठीक है, इसलिए नागरिकता होना आवश्यक है। तो इसलिए हमारे देश में यदि कोई भी व्यक्ति किसी देश का, यदि हमारे देश की जिन्होंने नागरिकता ग्रहण कर लिया तो दावेदारी कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। इसी प्रकार वो भारत का नागरिक है। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, मतलब 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ऐसा व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तीसरा, वो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य के समान योग्यता रखता हो, वह लोकसभा के सदस्य के समान योग्यता रखता। ये तीन प्रमुख रूप से चौथा माना जाता है वो किसी लाभ पद पर, वो किसी लाभ पद पर न हो, मतलब वो किसी लाभ पद धारण कर चुका न। अब आप सोचोगे कि लाभ पद क्या, लाभ पद में कौन नहीं आते, तो ध्यान, लाभ पद में कौन नहीं आते ये ध्यान रखिए। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, ये सभी लाभ पद के अंतर्गत नहीं आते। इसके अलावा जैसे उपराज्यपाल है, सरकारी नौकरी प्राप्त व्यक्ति है, ठीक है, इसी प्रकार या किसी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, ऐसे लोग ये लाभ पद के अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान में, ये लाभ पद के शामिल नहीं, लाभ पद में नहीं आते। कौन, ध्यान में, लाभ पद में नहीं आते कौन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य है, ठीक है, और यह अध्यक्ष है, सभापति है, उपाध्यक्ष है, ये सभी लाभ पद के अंतर्गत नहीं आते। लाभ पद में अभी मैंने बताया जो कंपनी के निदेशक है या सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, नौकरी प्राप्त करे, ये व्यक्ति यदि चुनाव में खड़े होना है तो उन्हें पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर वो खड़े हो सकते। तो ध्यान रखिए लाभ पद का मतलब, ठीक है, यदि आप प्रधानमंत्री रहते हुए आप राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना चाहते हो तो खड़े हो सकते हो, जैसे आप राष्ट्रपति बन जाते तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो है प्रमुख उसकी योग्यता के बारे। आगे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। धन्यवाद।